Hello my dear psychology enthusiasts, I'm Tanya and I welcome you all to my channel Psych by Tanya। तो लास्ट वीडियो में हमने साइकोलॉजी का वेस्टर्न एवोल्यूशन पूरा पढ़ लिया था, कैसे स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, जिस्टॉल्ट, बिहेवियरिज्म, ठीक है, साइको एनालिसिस और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ने मिलके पूरी साइकोलॉजी को वेस्टर्न कंट्रीज़ में शेप करा। एंड देन वी ऑल्सो स्टडीज़ कि इंडिया में साइकोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे हुई, फ्रॉम बीइंग जस्ट अ फिलोसॉफिकल थॉट टू एन एंटायर डिसिप्लिन, कैसे साइकोलॉजी ट्रांसफॉर्म हुआ। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सी वेरियस ब्रांचेस होती है साइकोलॉजी में, किस किस फील्ड से वो रिलेटेड है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल ऑफ दिस एंड इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर रहना एंड आपको नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो भी टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो डू चेक देम आउट एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ दे हेल्प यू, ठीक है। और ऑल्सो ऑनलाइन क्लासेस भी अभी चालू हैं, आप उनमें एनरोल कर सकते हो। ऑल दैट यू हैव टू डू इज़ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल विच इज़ psyched_by_tanya पर एक टेक्स्ट कर दो कि दीदी हमें क्लासेस लेनी है, हमें एक बार ट्रायल क्लासेस दे दो। आपको 2 दिन की ट्रायल क्लासेस मिलने वाली है, देन यू कैन डिसाइड इफ़ यू विश टू कंटिन्यू और नॉट, ठीक है। पूरा आपके हाथों में है, बट आई एम टेलिंग यू इट्स गोइंग टू बी रियली वर्थ इट। बहुत अफोर्डेबल रेट्स में आपको गाइडेंस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, ठीक है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड जो भी आपको चीज़ें सॉल्व करवानी है वो सब आपको मिलेगा। यू विल गेट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, MCQ प्रैक्टिस, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब मिलने वाले हैं। हर चैप्टर की वर्कशीट मिलने वाली है, प्रॉपर नोट्स मिलने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। बहुत कलेक्टिव आपको सारे रिसोर्सेज मिलेंगे साइकोलॉजी के लिए, तो आपको अलग से टाइम निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट विल बी जस्ट अ रूटीन फॉर यू कि ऐसे ऐसे हमें पढ़ना है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। Okay, so we'll now study the branches of psychology. Various fields of specialization in psychology have emerged over the years. यानी कि बहुत सारी ऐसी fields हैं psychology में जिसमें आप specialize कर सकते हो, अपनी masters की degree ले सकते हो and जिसमें आप अपनी jobs ले सकते हो, ठीक है। So some of these are discussed in this section now. सबसे पहला है cognitive psychology जो deal करता है mental processes से। मेंटल प्रोसेसेस कौन से, जो इन्वॉल्व होते हैं हमारी एक्विजिशन, स्टोरेज, मैनिपुलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में विच इज़ रिसीव फ्रॉम द इन्वायरमेंट। बेसिकली हमने पढ़ा था कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में कि कैसे इंडिविजुअल के मेंटल प्रोसेसेस को कंसिडर किया जाता है एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम लाइक अ कंप्यूटर, जिससे जो इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट से रिसीव होती है उसको एक्वायर किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करा जाता है एंड देन उसको यूज़ किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ठीक है, अलॉन्ग विद इट्स यूज़ एंड कम्युनिकेशन। The major cognitive processes are attention, perception, memory, reasoning, problem solving, decision making and language. अब देखो जब भी हम मेंटल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं यही सारे प्रोसेसेस के नाम आ रहे हैं, राइट। सो इनमें से 4-5 नाम आप कुछ याद कर लो, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें आइडिया है मेंटल प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो उसको जब भी आप मेंटल प्रोसेसेस वर्ड लिखो अपने आंसर में तो इसके थ्रू डिस्क्राइब कर लिया करो कि ये प्रोसेसेस में आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो या इससे ये डील करता है, ठीक है। यू विल बी स्टडिंग दिस टॉपिक्स लेटर इन दिस टेक्स्ट बुक, यानी कि ये जो टॉपिक्स है ना, जैसे सेंसेशन, मेमोरी, परसेप्शन, अटेंशन, ये सब आपके स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में, तो आप वो पढ़ोगे बहुत डिटेल में। इन ऑर्डर टू स्टडी दीज प्रोसेसेस साइकोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं लेबोरेटरी सेटिंग में, और कुछ लोग इकोलॉजिकल यानी नेचुरल अप्रोच को भी फॉलो करते हैं, जहाँ पर आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ही टारगेट करके स्टडी करना होता है। तो आप कॉग्निटिव प्रोसेसेस को स्टडी करते हो नेचुरल सेटिंग्स में, ठीक है। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ऑफन कोलैबोरेट विद न्यूरोसाइंटिस्ट एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट। न्यूरोसाइंटिस्ट क्यों? क्योंकि मेंटल प्रोसेसेस है, ब्रेन एक्टिविटी से आइडेंटिकल नहीं है बट इंटर रिलेटेड तो है, ठीक है। तो ब्रेन का काफ़ी ज़्यादा, नर्वस सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट का बहुत काम होता है, ठीक है। एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट इसलिए क्योंकि कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव वैसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, जैसे कि हमने पढ़ा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, तो बहुत यूज़ होता है। एंड आजकल तो भाई AI का ज़माना है। AI क्या करता है? ह्यूमन थिंकिंग, ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस को रेप्लिकेट करता है। तो जो भी मेंटल प्रोसेसेस पर स्टडी होती है, जो उसकी फाइंडिंग्स होती है, उन्हीं को अप्लाई किया जाता है इन डेवलपमेंट ऑफ दीज न्यू टेक्नोलॉजीज़, जिसमें ह्यूमन फंक्शनिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है, राइट। द नेक्स्ट ब्रांच इज बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। यहाँ पर फोकस होता है और टू द रिलेशनशिप बिटवीन द बिहेवियर एंड फिजिकल सिस्टम। हमारा बिहेवियर और बॉडी कैसे रिलेटेड है, हमारा माइंड और बॉडी कैसे रिलेटेड है, ठीक है।
और फिजिकल सिस्टम में क्या क्या आ गया, आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और जेनेटिक्स, ये सारी चीज़ों का रोल आ गया ऑन योर बिहेवियर. बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट ऑफन कोलैबोरेट विद न्यूरो साइंटिस्ट, जूलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट. इन लोगों से ये रिलेट करते हैं क्योंकि है क्या, बिहेवियर के बारे में है, इंडिविजुअल्स के बारे में है, उनके ब्रेन एक्टिविटीज़ के बारे में है, उनके एवोल्यूशन जेनेटिकल बेसिस पे क्या क्या हो रहा है उसके बारे में है, राइट. न्यूरोसाइकोलॉजी एक बहुत सिग्निफिकेंट फील्ड ऑफ रिसर्च बनकर निकली है, इमर्ज हुई है, वेयर साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरो साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर. ठीक है, बायोसाइक का ही एक छोटा पार्ट है न्यूरोसाइकोलॉजी. Researchers are studying the role of neurotransmitters or chemical substances which are responsible for neural communication in different areas of the brain and therefore in associated mental functions. तो हम न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल देख रहे हैं इन न्यूरल कम्युनिकेशन, जो हमारे मेंटल फंक्शंस को भी इन्फ्लुएंस करता है, उससे भी एसोसिएटेड है. They do their research on people with normal functioning brain and as well as with people with damaged brain by following advanced technologies like EEG, PET and fMRI etc. about which you will study later. ठीक है, तो वो लोग ये स्टडी कैसे कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रेन्स, जिन लोगों का इंडिविजुअल ब्रेन बहुत नॉर्मल फंक्शन कर रहा है उन पे भी, एंड जिनका डैमेज्ड है उन पर भी स्टडीज़ करी जा रही है टू अंडरस्टैंड how your brain activities are related to your mental functions, how are your genetics and other related influences are in relation with your mental functions, right. नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. ये आपका थर्ड चैप्टर पूरा इसी से रिलेटेड है, जिसमें जो फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं उनको स्टडी किया जाता है, जो डिफरेंट एजेस में, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ में, ऑफ आवर लाइफ स्पैन में मैनिफेस्ट होते हैं. यानी कि आपकी साइकोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस आते हैं, आपके फिजिकल डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज, फ्रॉम व्हेन यू आर यंग टू योर ओल्ड एज. ठीक है, क्या क्या चेंजेस आते हैं. The primary concern of developmental psychologists is how we become what we are. हम कैसे जो हैं, अभी मैं जैसी 4 साल की बच्ची होंगी वैसी मैं अभी तो नहीं हूँ. ठीक है, मेरे मेंटल फंक्शंस बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है. तो वो जो डेवलपमेंट है वो कैसे अक्रॉस स्टेजेस डेवलप हुआ है, एक साथ तो नहीं हुआ कि मैं डायरेक्ट इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई और इतना ज़्यादा मेरे दिमाग बढ़ गया है, जो भी हुआ नहीं. इट वॉज अ स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. तो वो स्टेजेस को वो पढ़ते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल इवॉल्व होता है, कैसे वो डेवलप होता है, राइट. फॉर मैनी ईयर्स द मेजर एम्फोसिस वॉज ऑन चाइल्ड एडोलसेंट डेवलपमेंट. हाउएवर टुडे एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट शो स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन एडल्ट डेवलपमेंट एंड एजिंग. पहले लोग देखते थे कि बच्चा कैसे बड़ा हो रहा है, फ्रॉम यंग टू एडल्ट वो कैसे डेवलप कर रहा है. But now what we study is, what psychologists are interested in studying is कि एजिंग के टाइम पे, एडल्टहुड में लोगों का क्या डेवलपमेंट रहता है, कैसे वो डेवलपमेंट पूरा रिवर्स हो जाता है. कि हम बोलते हैं ना, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो बच्चे बन जाते हैं. तो वो चीज़ क्यों ऐसी बोली जाती है, क्या ऐसी चीज़ें होती है, वो सब वो स्टडी करते हैं. They focus on the biological, socio-cultural and environmental factors that influence psychological characteristics, जैसे कि इंटेलिजेंस, कॉग्निशन, इमोशन, टेम्परामेंट, मोरालिटी एंड सोशल रिलेशनशिप. कैसे एज के अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों पर इन्फ्लुएंस पड़ता है, कैसे बायोलॉजिकल, कल्चरल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन सब चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं ओवर अ टाइम पीरियड. ठीक है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट कोलैबोरेट करते हैं किससे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट से, एजुकेशनिस्ट से, न्यूरोलॉजिस्ट से, सोशल वर्कर्स के साथ, काउंसलर्स के साथ, ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के साथ, टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग. Okay, so next is social psychology. Social psychology explores how people are affected by their social environment and how people think about and influence others. ठीक है, सोशल साइकोलॉजी स्टडी करता है हमारी सोशल रिलेशनशिप्स, कि कैसे हम जिस ग्रुप का पार्ट हैं, जिस सोसाइटी का पार्ट है, जो लोग हमारे आसपास हैं, उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है हम पर और हमारा क्या इन्फ्लुएंस होता है उन पर. Social psychologists are interested in topics such as attitudes, conformity, obedience to authority, interpersonal attraction, helpful behavior, prejudice, aggression, social motivation, intergroup relations and so on. Oh my god, these many topics. ठीक है, तो सोशल साइकोलॉजी भी बहुत बड़ी ब्रांच है. अब आपके पास यहाँ से जब क्वेश्चन आएगा
ठीक है। क्वेश्चन ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी से मोस्टली आपके पास केस स्टडी बेस्ड आना चाहिए, ठीक है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एकदम ही। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जब आएगा तो वो इसी तरह से आएगा कि अ साइकोलॉजिस्ट इज डूइंग अ रिसर्च ऑन स्टडिंग द एटीट्यूड्स ऑफ अ पर्सन ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। तो अब आपको वो एटीट्यूड से समझना है, या आपको जो भी टर्म दे रखा हो वहाँ पे, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन स्टडी कर रहा है, कन्फर्मिटी स्टडी कर रहा है, अग्रेशन स्टडी कर रहा है, जो भी ऐसी चीज़ें आए, हेल्पफुल बिहेवियर स्टडी कर रहा है, बायस्टैंडर इफेक्ट स्टडी कर रहा है, तो आपको वहाँ पर समझना है कि कौन सी फील्ड को टारगेट कर रहा है, सोशल साइकोलॉजी को, और उसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है और आंसर करना है, ठीक है। तो ऐसे तरह से कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये इतने सारे जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, इन वर्ड्स में से किसी पे भी एक चीज़ को उठाकर वो अपना एक केस क्वेश्चन बनाएंगे एंड आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी के अंडर आएगा, क्यों आएगा, क्या होती है वो स्टडी, उसको डिफाइन करो, एंड रिलेशन पूछ लेगा फ्रॉम द केस स्टडी एंड दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। देन द नेक्स्ट इज क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी। ये एग्जामिन करता है द रोल ऑफ कल्चर इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन। जैसे कि हमने पढ़ा था ना, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव जब पढ़ रहे थे, कंस्ट्रक्टिविज्म जब पढ़ रहे थे, कि पियाजे ने पूरा डेवलपमेंटल रोल पे दे दिया था फोकस, बायोलॉजिकल रोल पे दे दिया था फोकस, बट देन वाइगोट्स्की टोल्ड कि कल्चर का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कि एक इंडिविजुअल कैसे डेवलप हो रहा है, उसके बिहेवियर पर, थॉट पर, इमोशंस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो वो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी है ये क्रॉस कल्चरल और कल्चरल साइकोलॉजी। It assumes that human behavior is not only a reflection of human biological potential, but also it is a product of what? Culture. Therefore, behavior should be studied in socio-cultural context. सोसाइटी और कल्चर को ध्यान में रखते हुए कि एक इंडिविजुअल कहाँ से बिलोंग करता है, स्टडीज़ की जानी चाहिए एंड कल्चर का इन्फ्लुएंस देखा जाना चाहिए ह्यूमन बिहेवियर पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है कल्चरल इन्फ्लुएंसेस से, और काफ़ी हद तक होता है, वेराइन डिग्रीज में होता है, ठीक है। देन अनदर इज़ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड करेंटली बहुत सिग्निफिकेंट फील्ड, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट की हालत तो सब जानते हो आप। स्टडीज़ द इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पोल्यूशन एंड नेचुरल डिजास्टर्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर। इन सारी चीज़ों को क्या इम्पैक्ट आता है ह्यूमन बिहेवियर पर, एंड इवन ह्यूमन बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारे इन्वायरमेंट को, हम कैसे हमारे एक्शंस को बेटर कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, वो भी फील्ड ऑफ स्टडी है इन एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टडी है। The influence of physical arrangement of the workplace on health, the emotional state and interpersonal relations is also investigated. Environmental psychology बस ये नहीं है कि हमारा physical environment जो बाहर environment है वो क्या है, हमने हमारा घर का environment कैसा बना रखा है, हमारी work place का environment कैसा है, हमारा study room का environment कैसा है। So that is why we say no, room का कलर बहुत bright रखो, mostly white रखो, ताकि आपका tension बहुत अच्छा रहे, बहुत positive vibes रहे। सो ऑल दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी कि कैसे हमारे आसपास की चीज़ों का इम्पैक्ट किस पर होता है, हमारे अराउजल पर, हमारे इमोशनल स्टेट पर, हमारी हेल्थ पर, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी दिस। Current topics of research in this field are the extent to which disposal of waste, population explosion, conservation of energy, efficient use of community resources are associated with and are functions of human behavior, जैसे मैंने अभी बताया। क्योंकि इन्वायरमेंट की हालत इतनी ख़राब है तो करेंटली ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा चर्चे में हैं कि ह्यूमन बिहेवियर का क्या इम्पैक्ट है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट पर, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या रोल है इतनी एनर्जी क्राइसिस पर, कंजर्वेशन कैसे करवा सकते हैं हम एनर्जी की, वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का पार्ट है, राइट। नेक्स्ट इज़ हेल्थ साइकोलॉजी। ये फोकस करती है ऑन स्टडीइंग द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन द डेवलपमेंट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। साइकोलॉजिकल चीज़ों का, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का क्या रोल होता है इलनेस में, कैसे वो इलनेस के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर सकती है, उसको रोकने में भी कंट्रीब्यूट कर सकती है और उसके ट्रीटमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। बिकॉज हमने वो वाली स्टडी नहीं पढ़ी थी ऑर्निश वाली, ब्लॉक्ड आर्टरीज़ वाली, कि ब्लॉक्ड आर्टरीज़ एक इंडिविजुअल की थी, बट उसको इमेजिन किया गया, कराया गया कि उसकी आर्टरीज़ खुली हुई है, वहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, एंड ओवर टाइम वो एक्चुअली सही हुआ, इट रिजल्टेड इन इम्प्रूवमेंट। तो क्या माइंड का रिलेशन नहीं था हमारी हेल्थ से, क्या उसने ट्रीटमेंट में हेल्प नहीं करी?
तो दैट इज़ हाउ हेल्थ साइकोलॉजी वर्क्स, कि वो ट्रीटमेंट में भी हेल्प कर सकता है, स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा लो, एनजाइटी ज़्यादा हो तो डेवलपमेंट में भी इलनेस डेवलप भी कर सकता है, एंड प्रिवेंशन, when you feed your brain positive things, when you tell yourself positive things, when you are aware about the different things that may impact your health, तो आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हो. सो ऑल दिस इज़ अ पार्ट ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी. यहाँ पर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या है फॉर अ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट आर स्ट्रेस एंड कोपिंग, स्ट्रेस को कैसे आप मैनेज कर सकते हो, द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड हेल्थ, जो हमने पढ़ा ऑब्वियसली, देन पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप कैसे हेल्दी रख सकते हैं, एंड वेज ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ एनहांसिंग फैक्टर्स, राइट. ये सारी चीज़ें हमारा पार्ट है किसकी, हेल्थ साइकोलॉजी का. नाउ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फील्ड जो बच्चा साइकोलॉजी लेता है वो यही सोचता है कि मैं क्लिनिकल में जाऊंगा या काउंसलिंग में जाऊंगा मोस्टली, ठीक है. सो क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी ये भी सेम ही है, बस ये डेवलपमेंट, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का रोल देखता है, नॉट द इंटायर हेल्थ वाला फैक्टर या डिजीजेज इलनेसेस वाला फैक्टर. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ये टारगेट करता है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड क्रोनिक सब्सटेंस अब्यूज़. और रिलेटेड एरियाज काउंसलिंग, जहाँ पर आप एवरीडे फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने का कोशिश करते हो बाय हेल्पिंग पीपल सॉल्व प्रॉब्लम्स इन डेली लाइफ एंड कोप मोर इफेक्टिवली विद चैलेंजिंग सिचुएशंस. उनको हेल्प करते हो अपनी डेली प्रॉब्लम सॉल्व करने में एंड कोप करने में जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है उससे, ठीक है. द वर्क ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा अलग नहीं होता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से, ऑल्दो अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट समटाइम्स डील विद पीपल हु हैव लेस सीरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है. काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मोस्टली जो कम लेवल की प्रॉब्लम्स होती है उनसे डील करता है, एंड इफ समथिंग बट दे आर वेरी इंटर रिलेटेड, कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास कुछ ऐसा सीवियर पेशेंट आया तो वो रिकमेंड करेगा कि आप इस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से जाकर मिलो, दे मे हेल्प यू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है. इन मैनी इंस्टेंसेस काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वर्क विद स्टूडेंट्स, एडवाइसिंग देम अबाउट द पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड करियर प्लानिंग, ठीक है. लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कॉजेज, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ही पढ़ते हैं, लेकिन दोनों आपस में बहुत अलग होते हैं. क्यों अलग होते हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास डिग्री होती है साइकोलॉजी में, जिसमें इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है इन ट्रीटिंग पीपल एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है. इन कॉन्ट्रास्ट साइकियाट्रिस्ट के पास साइकोलॉजी में डिग्री नहीं होती, उसके पास एक मेडिकल डिग्री होती है, MBBS की डिग्री होती है, with years of specialized training in the treatment of certain psychological disorders, and तब जाकर वो psychological disorders को treat करते हैं. तो डिग्री में फ़र्क होता है. and one important distinction is कि साइकियाट्रिस्ट मेडिकेशंस भी प्रिस्क्राइब कर सकता है और इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट भी दे सकता है, whereas क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट डू दिस, उनको परमिशन नहीं होती है ये सब करने की, ठीक है. देन अनदर इम्पॉर्टेंट फील्ड इज IO साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. इट डील्स विद वर्क प्लेस बिहेवियर, कि लोगों का क्या बिहेवियर है वर्क प्लेस में, कैसे आप वर्कर्स को अच्छा एफिशिएंटली काम करने के लिए मैनिपुलेट कर सकते हो, एंड कैसे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकते हो टू एम्प्लॉय सर्टेन मेथड्स, सर्टेन वेज, जिससे वर्कर एफिशिएंटली वर्क करे एंड वर्क एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव रहे. इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट आर कंसर्न विद ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़, इम्प्रूविंग वर्क कंडीशंस एंड डेवलपिंग क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज़, ठीक है. तो HR रोल्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं व्हेन यू टेक साइकोलॉजी, ठीक है. फॉर एग्जांपल, एन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट माइट रिकमेंड दैट अ कंपनी में अडॉप्ट अ न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, जिससे क्या हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए बिटवीन मैनेजर्स एंड स्टाफ. तो वो चीज़ एनालाइज करना, समझना कि स्टाफ को क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैनेजर्स से क्यों उनका इतना कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पा रहा है, वो सब किसका काम था, साइकोलॉजिस्ट का. एंड देन नाउ दे सजेस्टेड बेस्ड ऑन देयर एनालिसिस कि क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत स्लो है या बहुत टीडियस है, इसीलिए इंडिविजुअल्स को क्या करना चाहिए, आपस में रेगुलेट करना चाहिए पूरा सिस्टम ये, और कम्युनिकेशन बेटर करना चाहिए, ठीक है. द बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट ऑफन इंक्लूड्स ट्रेनिंग इन कॉग्निटिव एंड सोशल साइकोलॉजी, राइट. एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज़ हाउ पीपल ऑफ ऑल एजेस लर्न. कोई पर्टिकुलर एज नहीं होती है ना पढ़ने की, तो वो देखते हैं कि कैसे हर एज के लोग पढ़ाई करते हैं. और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का मेन काम ये होता है कि वो ऐसे इंस्ट्रक्शनल मेथड्स बनाए, डेवलप करे, ऐसे मटेरियल्स बनाए जो यूज़ कर पाएँ लोगों को ट्रेन करने में इन बोथ एजुकेशनल सेटिंग्स एंड वर्क सेटिंग्स.
वर्क सेटिंग्स में आपको काम सीखना है। अब काम तो कोई भी एज का आदमी करने आ सकता है, 40 का भी हो सकता है, 25 का भी हो सकता है। सो देयर आर डिफरेंट वेज जिससे वो सीखेंगे। एक 25 साल के इंसान को सिखाने के लिए जो चीज़ें चाहिए दैट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू अ 40-year-old। ठीक है, तो वो डिफरेंस को टारगेट करने के लिए, उसको सॉर्ट करने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है कि वो ऐसे मेथड्स और मटेरियल डेवलप करे जो ऐसे डिफरेंट लोगों को ट्रेन करने में हेल्प करे। दे आर ऑल्सो कंसर्न विद रिसर्च ऑन इशूज़ ऑफ रेलिवेंस फॉर एजुकेशन, काउंसलिंग एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स, जैसे कि बच्चों का पढ़ाई में ध्यान कैसे बढ़ाएं, ठीक है, पढ़ाई में ध्यान कैसे बढ़ाएं, या फिर जो ऑनलाइन एजुकेशन होती है उसको कैसे अच्छा करे, एआई का यूज़ कैसे मिनिमाइज़ करे बच्चों की एजुकेशन में, कैसे उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, वो सारे रिलेटेड है लर्निंग के, राइट। तो वो सारी चीज़ों पर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं। एक रिलेटेड फील्ड है स्कूल साइकोलॉजी, जो डिज़ाइन करती है प्रोग्राम्स जो प्रमोट करती है इंटेलेक्चुअल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप करना जिससे बच्चों की इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ बढ़े, वो सोशली एक्टिव हों, इमोशनल डेवलपमेंट हो उनका, नॉर्मल बच्चों का भी, एंड जिन बच्चों की स्पेशल नीड्स यानी कि जो कुछ इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं या कुछ थोड़े स्लो हैं, कुछ प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए भी। दे ट्राई टू अप्लाई नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इन अ स्कूल सेटिंग। मेन काम उनका ये होता है, ठीक है, कि जो आपने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, जो साइकोलॉजी की आपकी नॉलेज है, उसको आप अप्लाई करो किसमें, स्कूल में। Then sports psychology, it applies psychological principles to improve sports performance by enhancing their motivation. After a match, मान लो एक क्रिकेटर है जिसका बहुत ख़राब परफॉर्मेंस गया इन अ पर्टिकुलर मैच, no, they will be extremely sad about it and they will be very demotivated. तो यहाँ पर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है कि वो उनको मोटिवेट करे, उनको अपनी पास्ट विनिंग्स याद दिलाकर, उनकी एबिलिटीज़ पे उनको कॉन्कर करा के, उनको बता के कि वो कितने एफिशिएंट हैं, उनको मोटिवेट करे टू परफॉर्म वेल। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक नया फील्ड है, लेकिन अब धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस आ रही है। इवन इन वर्ल्ड कप्स, इन बड़ी बड़ी ऐसी चैम्पियनशिप्स एंड एवरीथिंग, वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंट होते हैं to help people deal with their stress, to help sportsmen cope with the problems that they are facing, cope with their demotivation and other problems. बाकी इमर्जिंग फील्ड्स है साइकोलॉजी में, जैसे रिसर्च पे आ गया, द इंटरडिसिप्लिनरी फोकस ऑन रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। काफ़ी सारी नई फील्ड्स को उन्होंने लाया है, जैसे कि एविएशन साइकोलॉजी, स्पेस साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, रूरल साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, मैनेजरियल साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ वुमेन एंड पॉलिटिकल साइकोलॉजी। तो काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जिससे साइकोलॉजी रिलेटेड है, एंड किसी भी एरिया में आप अपना करियर बना सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है, जिसमें भी आपको स्पेशलाइज़ करना हो, स्पेशलाइज़ करके एंड यू मे वर्क। कोई ऐसे फील्ड्स है जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर रहता है कि स्कोप काफ़ी है, जैसे क्लिनिकल काउंसलिंग साइकोलॉजी हो गई, एजुकेशनल साइकोलॉजी भी है, आयो साइकोलॉजी भी बहुत अच्छी फील्ड है। तो इन सारी फील्ड्स में करियर बनाना बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। एंड कुछ नई फील्ड्स हैं, कुछ है जो रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छी फील्ड्स होती है, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्या वेरियस डिसिप्लिन से साइकोलॉजी रिलेटेड है, and what is the role of psychology in our everyday life, how is psychology helpful for us to deal with our everyday experiences, ठीक है। So I hope this lecture was helpful, सब कुछ समझ में आया हो आपको। I'll see you in my next videos, तब तक के लिए take care and bye bye।